हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो 2025 के बारे में, जिसके अंदर से देखेंगे साथियों अपन भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंदर से अपन चर्चा करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये जो टॉप 100 एमसीक्यूज़ हैं मेरे भाई, ये आपके कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करा देंगे। जो आपके सिलेबस में दे रखा है साथियों, उससे सारी चीज़ें इसके अंदर से कवर हो जाएंगी। और मैन रूप से बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉप 100 एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं, जिसके कारण आपका कंप्लीट रिवीजन एक क्लास के अंदर से हो जाए साथियों। ये एमसीक्यूज़ की श्रृंखला चला रखी है, जिसके अंदर से अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी देखी थी। साथ ही बात करें तो अपन कृषि और आर्थिक विकास के 200 एमसीक्यूज़ देखे थे साथियों। वो सारी चीज़ें आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। एक एक क्लास के अंदर से साथियों आपका एक एक सब्जेक्ट बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सचमुच में हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है और आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा है, तो साथियों थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे साथियों हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे आपके लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे साथियों। और जल्द ही अपन रेट वालों के लिए सब्जेक्ट वाइज साथियों अपन श्रृंखला चलाने वाले हैं साथियों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, आज का पहला सवाल आपके पास में क्या दे रखा है। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण पूछा गया। तो साथियों कौन सा जाता है, तो याद रखना वो आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और बात करें तो साथियों, जैसे प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरणों में बात करें तो CO हो गया, साथ ही बात करें तो एक CO2 भी आपका शामिल होता है, एक साथियों SO2 भी होता है। ठीक है, और साथियों बात करें तो आपके पास में ये चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। एक NH3 होता है, ये भी आपके पास में प्राइमरी पॉल्यूशन आपके अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें अपने पास में से जैसे कौन से होते हैं द्वितीयक प्रदूषण। द्वितीयक प्रदूषणों के बारे में अपन बात करें तो साथियों कौन कौन से मिलेंगे आपको। जैसे आ गया एक पेन आ गया, ठीक है, ये पेन भी साथियों क्या जाता है द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण आ जाता है। दूसरा बात करें तो साथियों एक आता है H2SO4, क्या होता है मेरे भाई सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आ जाता है साथियों। या फिर ये द्वितीयक जो प्रदूषक है उसका उदाहरण माना जाता है। तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको पता है मेरे भाई विश्व पर्यावरण दिवस है, ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि यूट्रोफिकेशन क्या है, इसका प्रमुख या फिर इसका मुख्य प्रभाव क्या है, वो पूछा गया है साथियों। तो बात करें तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा, जलीय निकाय में पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट हो गया, फास्फेट की वृद्धि, जिससे शैवाल की वृद्धि और O2 की कमी हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है साथियों, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता बोले तो सेकेंडरी कंज्यूमर किस पोषक स्तर पर स्थित होते हैं। तो किस पर होते हैं मेरे, ये होते हैं, याद रखना साथियों, तीसरे पोषण स्तर पर होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर से पोषण स्तरों का जो आरेख निरूपित करते हैं अपने साथियों, तो सबसे पहले नाम आता है उत्पादक। क्या नाम आता है मेरे भाई, उत्पादक। और ये उत्पादक हैं जैसे पादप हो गए, कौन से हो गए मेरे भाई, पादप हो गए। ठीक है, ये जो पादप है मेरे भाई, ये आपको पहले स्तर पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को क्या मिलेगा, देखो, और जितने भी साथियों जो आपके शाकाहारी होते हैं, कौन से होते हैं मेरे भाई, शाकाहारी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, शाकाहारी। ये जो शाकाहारी होते हैं ये सेकंड स्तर पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें साथियों, इसमें से नाम आ जाता है कौन सा, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या नाम आता है मेरे भाई, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में अपन बात करें तो साथियों ये कौन सा आता है, ये तीसरे स्तर पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऐसे सवाल बन सकते हैं, याद रखना मेरे भाई। ये जो संबंधित है ये आ जाता है साथियों, किस में आ जाता है, याद रखना CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन का नियंत्रण से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। बात करें तो साथियों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये एक पर्यावरणीय समझौता है,
जो साथियों ओजोन परत की कमी वाले मिलाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके उत्सर्जनों से रोकने से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। बात करें साथियों, ये जो प्रोटोकॉल है ये 1987 में कनाडा में हस्तांतरित हुआ था, याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना साथियों। जिसके अंदर से क्या होता है कि ओजोन परत के संचरण का मुख्य जो कारण आ जाता है वो CFC को माना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है कि जैविक ऑक्सीजन मांग के संदर्भ में जल प्रदूषण का सूचक क्या है। तो जल प्रदूषण के सूचक के बारे में बात हो रही, तो साथियों याद रखना वो इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर से याद रखना BOD, बोले तो जैविक ऑक्सीजन मांग की मात्रा में वृद्धि जल प्रदूषण का सूचक आपके पास में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं, याद रखना है। एक तरफ आपको संगठन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दे रखी है और इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले जो नाम आ जाता है वो कौन सा आता है, वो दे रखा है IUCN। IUCN के बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल के नाम से आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई, रिसोर्सेज के नाम से। तो यहाँ पर से इसकी स्थापना होती है वो 1948 में होती है। दूसरा बात करें साथियों, नाम आता है UNEP। UNEP बोले तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के नाम से जाना था साथियों। इसकी जो स्थापना होती है वो नेरोबी केन्या के अंदर से होती है और 1972 में होती है मेरे भाई। तो 1972 ऑप्शन नंबर ये आ जाता है। फिर बात करें WWF वाले बात करें तो साथियों वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में होती है। ये लो भाई। एक लास्ट में बच जाता है UNFCCC। इसके बारे में बात करें तो साथियों नाम आ जाता है कौन सा, इसमें बात करें तो आ जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से आ जाता है साथियों। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1992 में होती है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई वो कौन सा रहेगा, A में दूसरा है, B में पहला, C में, तो ऑप्शन नंबर A सही रहेगा। ऐसे सवाल आते हैं, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वे किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं उन्हें सम्मिलित करना है। मेन रूप से बात करें तो साथियों मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये जो क्लास है आपके इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट रिवीजन करा देगी वीडियो से संदर्भित। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी साथियों जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखी होगी और वो आपको इस क्लास में नहीं मिलेगी। सारे के सारे जो टॉप 100 MCQs बनाए गए हैं वो आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस को कवर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये कहाँ पर से आ जाता है, इसकी जो है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है मेरे भाई, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, याद रखना ये असम में है। पेरियार बात करें तो साथियों पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये केरल में देखने को मिलेगा। सुंदरबन बात करें तो साथियों पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाता है। तो यहीं पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, A सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा नौ का। सवाल है कि अम्ल वर्षा बोले तो एसिड रेन वनस्पति और जलीय जीवन को गंभीर रूप से हानि पहुंचाती है। यह कथन दे रखा है, कथन और कारण वाला के बारे में बात हो रही है। कथन एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड, ये थोड़ा सा याद रखना साथियों, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको H2SO4 बोल सकते हैं। ये जो 2 है ये नीचे है और ये 4 है ये नीचे है, तो थोड़ा सा आप इतना समझ सकते हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3 की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो साथियों ये बात भी सही है और ये नीचे वाला जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है लाडले, तो ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है, 10 का सवाल है, दोबारा से कथन कारण वाला आ जाता है साथियों। सवाल है कि ओजोन परत के संचरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोले तो CFC सबसे प्रमुख कारण है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो साथियों CFC रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों से निकलते हैं, यह बात भी सही है। तो साथियों ये दोनों बात सही हैं और ये एक दूसरे की मतलब कथन है, कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है मेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो A लगा दो भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी में प्रदूषण का कारण नहीं है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा औद्योगिक कचरा और कृषि गतिविधियों के कारण गंगा जल में अत्यधिक लवणता की वृद्धि, ये इसका प्रदूषण कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है, देखो 12 के बारे में बात करते हैं। सवाल है कि
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार यदि वायु गुणवत्ता का रंग कोड गहरा लाल बोले तो डीप रेड है तो यह किस श्रेणी को दर्शाता है, इसके संभावित स्वास्थ्य प्रभाव क्या है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो याद रखना गंभीर और गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि हरित गृह प्रभाव हेतु जिम्मेदार गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान प्रतिशत कितना है। ऐसे सवाल भी बन सकते हैं, जैसा एग्जामिनर सोच सकता है जैसी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं मेरे भाई, जिससे आपका सिलेबस या फिर आपका जो जितना भी कंटेंट दे रखा है वो सारा कवर कर देंगे। ठीक है, 13 के सवाल के बारे में बात करें तो देखो साथियों, सबसे पहले नाम आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, CO2 की जो मात्रा रहती है मेरे भाई, इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो CO2 की मात्रा रहती है मेरे भाई 60% आपको देखने को मिलेगी, और वहीं बात करें CFC का जो योगदान रहता है मेरे भाई 14% का योगदान आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के बीच मुख्य अंतर क्या है। इस मुख्य अंतर के बारे में अपन बात करें तो साथियों वो कौन सा सही रहेगा, उसके बारे में बात करें तो देखो साथियों जीपीपी बोले तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सकल प्राथमिकता उत्पादक के बारे में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कुल ऊर्जा, जबकि एनपीपी वह ऊर्जा है जो शोषण में खर्च नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। देखो साथियों इसमें से आ जाता है कि जीपीपी बोले तो साथियों ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वह दर होती है जिस पर हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैविक पदार्थों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा बात करें तो साथियों जीपीपी में कुछ ऊर्जा स्वयं के अंदर से साथियों पौधे हैं वो अपने शोषण में खर्च कर देते हैं, जबकि जो शेष बची हुई जो ऊर्जा होती है जिसको बोल सकते हैं अपन एनपीपी बोले तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, जिनका उपयोग जीवों के भरण पोषण के लिए होता है। ठीक है, मुख्य रूप से बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, जीपीपी माइनस का आर बराबर आपके पास में एनपीपी आ जाता है। ठीक है, इतना थोड़ा सा समझ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में 15 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संस्करण संघ की गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी के तहत किस प्रजाति को वर्गीकृत करने के लिए क्या मापदंड है। इस मापदंड के बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा वो आ जाता है साथियों कि पिछले 10 वर्ष या फिर 3 पीढ़ियों में प्रजातियों की संख्या 80 से 90% की कमी हो गई है। यह बात यहाँ पर से सही आ जाती है। देखो साथियों यहाँ पर से जो अगले 3 वर्षों के अंदर से साथियों 25% की कमी गुजरने की संभावना आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में सवाल दे रखा है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित समझौतों और उनके मुख्य उद्देश्यों को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको समझौता दे रखा है, दूसरी तरफ उसका मुख्य उद्देश्य दे रखा है। पहले बात करें देखो साथियों सवाल दे रखा है यहाँ पर से, पहला समझौते का नाम आता है वियना कन्वेंशन। ये 1985 का है साथियों। इसका जो संबंधित आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा ओजोन परत की सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर विचार विमर्श करने वाला पहला प्रयास था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें थर्ड वाले में मिल जाएगा। दूसरा बात करें क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। इसमें से क्या था साथियों कि मीथेन गैस के उत्सर्जन में कटौती बोले तो 5.2% की कटौती आपको देखने को मिलेगी तथा संयुक्त जो क्रियाओं से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आ जाता है, यहाँ पर देखो ये आएगा क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आपको इधर आ जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा था साथियों रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन 1992 के बारे में बात करें तो साथियों यह आ जाता है UNFCCC और CBD बोले तो जैव विविधता पर कन्वर्सेशन की जैसी जो प्रमुख संधियां निकाली जाती हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से आपको साथियों कौन सा आ जाता है, ये इसमें आ जाता है। एक ऐसा था साथियों नाम आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बारे में बात करें तो साथियों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये ओजोन परत की सुरक्षा हेतु पदार्थों के उत्पादक और उपभोग में गंभीर कमी लाना जाता, तो ये इसमें से आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
सवाल दे रखा कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वे किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं उनको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दिए गए हैं। पहला बात करते हैं दाची ग्राम। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और साथियों यहाँ पर से हुग्गल भी पाया जाता है, याद रखना, जो इसको कश्मीरी स्टेग कहा जाता है। ठीक है। दूसरा बात करें तो साथियों नाम आता है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ साथियों यहाँ पर कहाँ पर है? ये मणिपुर में है मेरे भाई, याद रखना। यहाँ लोककटक झील का हिस्सा भी है, याद रखना साथियों। और जो केबुल लामजाओ है, ये बात करना याद रखना साथियों, 13वां राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें साथियों नाम आता है केला देवी घनापक्ष राष्ट्रीय अभियान है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? राजस्थान में जाता है। फिर बात करते हैं नामदफा। नामदफा कहाँ पर है मेरे भाई? ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है, ये इसमें मिला दो। ठीक है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। सवाल कथन और कारण के बारे में बात करें, देखो साथियों क्या दे रखा है, नाम बात करें देखो, बायोरेमेडिएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तेल, विलायकों और कीटनाशकों से प्रदूषित जल या फिर जल वाष्प को साफ किया जाता है। बात सही है। दूसरा बात करें, इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर सूडोमोनास पुटिडा जीवाणु, जो तेल प्रदूषण को नियंत्रित करने में सक्षम है। ये बात भी सही है साथियों, और दोनों के दोनों कथन और कारण है, यहाँ पर सही व्याख्या हो रही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दोबारा से कथन और कारण वाला जाता है। कथन और कारण वाले के बारे में अगर बात करें, देखो साथियों क्या आता है यहाँ पर से, आहार श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% के नियम का पालन करता है। ठीक बात है। दूसरा, प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर के उपभोक्ता को प्राप्त होती है, और शेष 90% ऊर्जा स्वयं जीवों द्वारा खर्च हो जाती है या फिर वातावरण में नष्ट हो जाती है। यह बात भी सही है। ये ऊर्जा का नियम है साथियों लीडेमान का, तो थोड़ा सा याद रख लेना जिस प्रकार से केस आ जाती है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उनके स्थापना वर्ष के साथ सही ढंग से सुमेलित है, वो बात हो रही है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, नाम आ जाता है देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बता रखा है 1970 है, तो 1970 नहीं है मेरे भाई, कितना है? 1972 है। कितना है मेरे भाई? 1972 है। दूसरा बात करें वन संरक्षण अधिनियम 1981 बता रखा है, तो 1980 है। फिर बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों कौन सा आ जाता है, देखो तो ये बात भी सही है साथियों, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, ये बात भी सही है, दोनों सही हैं, याद रखना साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या और उनकी आंतरिक विविधता का अध्ययन करना जैव विविधता के किस मापन के अंतर्गत आता है? तो साथियों याद रखना वो आता है अल्फा विविधता। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों इसके अंदर से किसी एक समुदाय या फिर पारिस्थितिक तंत्र की प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है, और इसके अंतर्गत साथियों प्रजातियों की संख्या और में पाई जाने वाली आनुवांशिक विविधता को दर्शाया जाता है। ठीक है। फिर उसका अध्ययन किया जाता है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में सवाल दे रखा है 22 का। सवाल क्या देखो साथियों, इसके बारे में बात करें, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार माध्यम श्रेणी का रंग कोड क्या है? मध्यम श्रेणी का पूछा गया, मध्यम श्रेणी का रंग कोड क्या है और यह श्रेणी किन स्वास्थ्य प्रभावों को दर्शाती है? ठीक है। तो मध्यम श्रेणी का बात करें तो साथियों कैसा आएगा? नारंगी आएगा, याद रखना। कैसा आएगा मेरे भाई? नारंगी आएगा, याद रखना। ठीक है। और इस श्रेणी के अंदर से जो संभावित स्वास्थ्य प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, फेफड़ों, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सांस लेने में परेशानी आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना में वह कौन सा क्षेत्र है जो कोर क्षेत्र के चारों ओर से घेरता है और जहां अनुसंधान, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण का प्रशिक्षण जैसे कार्य किए जा सकते हैं? तो साथियों वो कौन सा जाता है, इसी के बारे में अपन बात करें तो याद रखना वो आता है बफर क्षेत्र। कौन सा आता है मेरे भाई? बफर क्षेत्र आता है। ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं, देखो साथियों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। कौन कौन सी है इसी के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है, पहले का तो नाम आता है कि मेरे भाई कोर आएगा, दूसरे का बात करें तो कौन सा आएगा? बफर आएगा,
और तीसरे का बात करें मेरे भाई तो कौन सा आता है, यहाँ पर से एक आता है संक्रमण क्षेत्र। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रदूषण का उपचार नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है मेरे भाई, इसके बारे में याद रखना। तो वो आता है भूमिगत जल का रिसाव। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करें हेतु जिम्मेदार गैसों में से किस गैस का योगदान मीथेन बोले तो CF4 के योगदान के बराबर है। CH4 के बराबर बता रहा है तो साथियों किसका जाता है, वो क्लोरोफ्लोरो का, आपको पता ही है साथियों, तो यहाँ पर सही आता है क्लोरोफ्लोरो का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर से कौन कौन क्या जिम्मेदार है। देखो साथियों, CO2 है मेरे भाई, इस CO2 का जो परसेंटेज है वो 60% देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर आता है हमारे भाई CH4 बोले तो मीथेन का कितना है मेरे भाई 20% आ जाता है। और वहीं बात करें अपने पास में से CFC, जो CFC का जो योगदान है मेरे भाई 14% से लेकर 20% तक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर साथियों नाम आता है N2O की जो सीमा रहती है साथियों 5 से 6% आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और एक साथियों बात करें ओजोन का कितना परसेंट, 1% आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है कि जैविक ऑक्सीजन मांग और जल प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहले नाम आता है जैविक ऑक्सीजन मांग के बारे में बात हो रही है, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, जल में BOD की मात्रा में वृद्धि जल प्रदूषण का सूचक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको स्थापना वर्ष दे रखे हैं। पहला बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा जाता है, यहाँ पर से नाम आता है नीलगिरी का कहाँ पर है मेरे भाई, तमिलनाडु में आ जाता है। इसकी जो स्थापना होती है 1986 में होती है। ठीक है, नंदा देवी के बारे में बात करें तो साथियों उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी, इसकी जो स्थापना होती है 1988 में होती है। पचमगढ़ी बात करें तो साथियों मध्य प्रदेश में है मेरे भाई, इसकी जो स्थापना होती है 1999 में होती है। और कोल्ड डेजर्ट के बारे में बात करें तो ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा मेरे भाई, इसकी स्थापना 2009 में होती है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा, देखो वायु प्रदूषण के प्रकारों और उनके होने वाले मुख्य प्रभावों को सम्मिलित करना है। एक तरफ प्रदूषण दे रखा, दूसरा तरफ उनका मुख्य प्रभाव दे रखा है। पहला नाम आता है सिलिकोसिस से बात करें तो देखो साथियों श्वसन तंत्रिका तंत्र, रक्त संक्रमण, वायु प्रदूषण कारण होते आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा, ए में बोल सकते हो कि दूसरा बात करें तो देखो साथियों फेफड़े, अस्थमा, हृदय रोग, इसके अंदर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा साथियों, देखो वो भी आपको ये वायु प्रदूषण से ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हैजा तो आपको पता है कि किससे होता है, जो दूषित पानी होता है उससे होता है, तो ये ला हुई। फिर आता है साथियों गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव, यह गंभीर AQI एयर क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो साथियों यहाँ पर से ये आ जाता है। तो यहाँ पर से आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, याद रखना साथियों, ये रहेगा यहाँ पर से ए में दूसरा है, बी में भी दूसरा, सी में ये, ऑप्शन नंबर तीसरा बी सही रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। सवाल है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण की एक विधि के रूप में पवित्र उपवन को मान्यता दी गई है। ठीक है साहब, दूसरा बात करें पवित्र उपवन वे क्षेत्र होते हैं जहां लोगों की आस्था एवं पूजा पाठ से किसी विशेष प्राकृतिक क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। बात सही है, दोनों के दोनों बात सही है साथियों, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, देखो दोबारा से कथन और कारण वाला आपके पास में सवाल दे रखा है। क्या है कि देखो 21वीं सदी के मध्य तक पृथ्वी के औसत तापमान 1.5 सेंटीग्रेड से लेकर 4.5 सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो सकती है, सही बात है। दूसरा बात करें ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण पृथ्वी द्वारा अवशोषित की गई उष्मा वायुमंडल ही रोक ली जाती है, तो ये बात भी सही है साथियों। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर से कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियमों का सही कालक्रम से आपको बताना है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले से नवीनतम तक आपको बताना है, ऐसा सवाल बन सकता है, याद रखना है। तो बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसकी जो स्थापना होती है मेरे भाई कब होती है, 1972 में होती है। दूसरा बात करें मेरे भाई
जल प्रदूषण या फिर बोल सकते हो जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण हो जाता है, तो ये इसकी स्थापना 1974 में होती है। ये लो भाई। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो 1986 में होती है। ये लो भाई। फिर जैव विविधता अधिनियम, इसकी स्थापना 2002 में होती है। आपका जो ऑप्शन रहेगा साथियों, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर लगा दो ए। नेक्स्ट बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर में स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस महत्वपूर्ण जंतु प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है याद रखना, यह जाता है हुग्गल के लिए, कश्मीरी स्टेग के लिए। साथियों ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास में से सवाल दे रखा, देखो सवाल है कि यूट्रोफिकेशन के मुख्य परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है मेरे भाई, इसी के बारे में अपन बात करें तो यूट्रोफिकेशन के अंदर से जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार यदि AQI का मान 201 से 300 के बीच है तो यह किस श्रेणी को दर्शाता है और इसका स्वास्थ्य पर क्या संभावित प्रभाव है? तो साथियों इस श्रेणी के अंदर से 201 से लेकर 300 तक के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो AQI का मान है वो पुअर श्रेणी के अंदर से शामिल होता है। किस में होता है? पुअर श्रेणी के अंदर से, ऑप्शन नंबर बी। और अधिकांश संपर्क में आए लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 35 का। सवाल है कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेंड एंड इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो साथियों CITES, इसकी जो स्थापना होती है साथियों जिनेवा में होती है। यह एक राष्ट्रीय समझौता था जिसका उद्देश्य साथियों ये सुनिश्चित करना था कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनकी उत्तरजीविता खतरे में न पड़े। इसका उद्देश्य पादप और जंतुओं को अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना आपको देखने को मिल जाता है। तो साथियों यहाँ पर से सही सी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल आ जाता है कि पेरिस समझौता COP21 2015 का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या था जो वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने पर केंद्रित था? तो साथियों इसका जो मेन उद्देश्य क्या था साथियों, यह था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों और उनसे संबंधित प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको हॉटस्पॉट दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। पहला बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा आता है? इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आता है? देखो इसमें से आपको देखने को मिलेंगे जो पूर्व के जो समुदाय आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आ जाता है देखो उत्तरी पूर्वी राज्यों का जो समुदाय शामिल होता है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय और त्रिपुरा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर से इंडो बर्मा वाला ये आ गया। दूसरा बात करें हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में बात करें तो साथियों इसके अंदर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये आ गया भाई। फिर आता है पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र। पश्चिमी घाट श्रीलंका क्षेत्र के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन कौन सा आएगा? यहाँ पर से जाता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दक्कन जो गुजरात के आपको अंदर से आपको देखने को मिलेंगे, तो कौन सा आएगा? ये इसमें से जाता है। फिर आता है सुंदरलैंड और निकोबार क्षेत्र है, ये आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई, जल की गुणवत्ता से संबंधित निम्नलिखित कारकों और उनके अर्थ को सम्मिलित करना है। पहला दे रखा है COD, बोले तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग या फिर बोल सकते हो कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा? इसके बारे में जो सही आंसर रहेगा देखो वो आ जाता है साथियों यहाँ पर से, जैसे जल के अंदर से कुछ भी रहता है, जल में उपस्थित अपन बोल सकते हैं कि जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण आवश्यक जो O2 की मात्रा है होती है वो आपको देखने को मिलेगी। ये लो भाई, इससे थर्ड वाले से मिला देते हैं। दूसरा नाम आता है साथियों BOD में बात करें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंदर से अपन कह सकते हैं इसकी मात्रा में क्या होता है साथियों, वृद्धि पर जल प्रदूषण का जो सूचक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा? ये ऑप्शन नंबर पहला आ जाता है। फिर आता है साथियों DO, घुली ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, डिजोल्ड ऑक्सीजन के बारे में अपन बोल सकते हैं इसके अंदर से साथियों। तो ये कौन सा आएगा? जो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर से ये आ जाता है। फिर आता है साथियों H2O का pH 7.0 से कम होता है, तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा साथियों? अम्लता 5.6 से कम होकर अम्ल वर्षा आपको देखने को मिलेगी, इसमें मिला। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण वाला। कथन के बारे में बात करें तो वायुमंडल में ओजोन परत की में कमी आने का मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है साहब। फिर बात करें CFC से निकलने वाले
हेलोजन, ब्रोमीन, मीथेन, क्लोरोमेथीन, ठीक है, और आदि ओजोन परत के विनाश के कारण बन सकते हैं। बात भी सही है, दोनों सही है साथियों, और कारण व कथन की सही व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दोबारा से जो सवाल आ जाता है कथन और कारण वाला सवाल आ जाता है मेरे भाई। इसके बारे में बात करें तो हरित ग्रह गैसों को बढ़ती सांद्रता के कारण पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे हिमनदों का पिघलना और समुद्रों का जलस्तर बढ़ना तय है, ठीक है। दूसरा बात करें, इन गैसों के कारण पृथ्वी द्वारा अवशोषित की गई उष्मा वायुमंडल को रोक रोकी जाती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर से बात भी सही है और दोनों के दोनों कथन सही है। तो जो कारण और कथन की सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 41 का। सवाल क्या दे रखा है कि जैव विविधता के संरक्षण में वह कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित किया जाता है। तो साथियों वो कौन सी आती है, बाह्य स्थानीय संरक्षण आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो प्रत्येक वर्ष है जो आर्द्रता दिवस है साथियों, वो बनाया जाता है 2 फरवरी को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला और आहार जाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो बात हो रही है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, जबकि आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बात गलत है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, दूसरा कौन सा था कि आहार श्रृंखला प्राकृतिक में बहुत कम होती है और सरल होती है, ठीक है, और जबकि आहार जाल प्राकृतिक में जटिल और बहुउद्देशीय होती है। बात सही है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोरेमेडिसन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उदाहरण है। तो वो कौन सा था साथियों, तो याद रखना नाम आता है सूडोमोनास पुटिटा, जीवाणु द्वारा तेल प्रदूषण को साफ करना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 45 का सवाल आपके पास में देखने को मिल जाता है। 45 का क्या कहता है कि ओजोन परत के संरक्षण में संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को मजबूत करने के लिए 2016 में किगाली समझौता किया गया था। यह समझौता मुख्य रूप से किस गैस के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने से संबंधित है। तो किससे है मेरे भाई, याद रखना यह जाता है बोले तो HCFC, बोले तो याद रखना HFC, बोले तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास में सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और उनके मुख्य विषयों को सम्मिलित करना है। इसमें से आपको एक तरफ समझौता दे रखा है, दूसरी तरफ उनका मुख्य विषय दे रखा है। पहला बात करते हैं, कोर्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 के बारे में बात हो रही है। कोर्टाजेना साथियों ये आपको जैव सुरक्षा से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। किससे मिलेगा मेरे भाई, जैव सुरक्षा। तो याद रखना साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, जिसके बारे में अपन बात करें जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आनुवंशिक पदार्थों के उपयोग से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। अपन बोल सकते हैं कि आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर इसमें मिला दो। फिर बात करें नोगोया प्रोटोकॉल 2010 के बारे में बात करें तो साथियों ये जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, ये लो भाई। फिर बात करते हैं मीनामाता प्रोटोकॉल। मीनामाता प्रोटोकॉल 2010 से आपको देखने को मिलेगा साथियों, पारा से संबंधित है। फिर आता साथियों रामसर समझौता 1971, यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर साथियों आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाओं और उनके प्रारंभ वर्ष को सम्मिलित करना है। इसमें से आपको एक तरफ से संरक्षण परियोजनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनका प्रारंभ वर्ष दे रखा है। पहला बात करें हुग्गल परियोजना। हुग्गल परियोजना के बारे में बात करें तो 1970 से आ जाता है साथियों। दूसरा बात करें घड़ियाल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, जो घड़ियाल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है मेरे भाई, इसके बारे में बात करें तो 1975 में आ जाता है। फिर बात करते हैं कस्तूरी मृग परियोजना, तो ये साथियों 1970 से आ जाती है। फिर आता है साथियों मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 से आ जाती है। मतलब कि पहला दूसरा तीसरा इसमें से सही मिले हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है 48 का, देखो सवाल है कथन कारण वाला। बोले तो कथन के बारे में बात करते हैं, IUCN की रेड डाटा लिस्ट में वन्य में विलुप्त श्रेणी के प्रजातियां शामिल हैं जो केवल मानव द्वारा बनाए गए आवासों में संरक्षित हैं, ठीक है सर। दूसरा बात करें, इन प्रजातियों का प्राकृतिक आवास से पूर्णतः सफाया हो गया है, किंतु मानव संरक्षण के प्रयासों से वे कृत्रिम आवासों में अभी भी जीवित हैं। ये बात भी सही है, दोनों सही है मेरे भाई, कथन और कारण है, और कारण व कथन की सही व्याख्या करा है। ऑप्शन नंबर ए सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में दोबारा से सवाल आ जाता है 49 का।
सवाल क्या दे रखा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। इसका क्रम से उत्पादक, सहकारी, मांसाहारी, अपघटक होता है। ठीक है साहब। दूसरा बात करें, ऊर्जा हस्तांतरण केवल 10% के नियम का पालना करती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का 90% भाग जैविक क्रियाओं में नष्ट हो जाता है और अगले स्तर पर नहीं पहुंच पाता। ये बात भी सही है। ठीक है, और दोनों की दोनों बात सही है साथियों। तो याद रखना साथियों, जो कारण अवकथन की सही व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 50 का। सवाल क्या है, भारत में रामसर समझौते के अंतर्गत शामिल आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला बात करते हैं, नाम आता है देखो साथियों, पॉइंट केलीमरे, तो साथियों तमिलनाडु में है। दूसरा बात करते हैं, बेमाबाद झील केरल में है। सांबर झील आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में। एक आता साथियों लोककटक झील, साथियों ये असम बता रहा है, तो असम नहीं है मेरे भाई। ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। कहाँ पर है मेरे भाई, मणिपुर में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 51 का। सवाल के बारे में बात करें तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को किसी अधिनियम के तहत घोषित किया गया है और इन क्षेत्रों में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। तो साथियों वो कौन सा अधिनियम आ जाता है, तो याद रखना साथियों वो 1972 का अधिनियम आता है, जिसका नाम आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसमें सभी प्रकार के आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा दो भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि एक सिंग वाला गेंडा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान या फिर राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है साथियों, याद रखना ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास में सवाल दे रखा है 53 का। मीना माता प्रोटोकॉल 2013 किस पर्यावरणीय खतरे को नियंत्रित करने से संबंधित है। तो साथियों किससे संबंधित है, याद रखना ये आता है पारा से होने वाले रोग और उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 54 का। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, याद रखना जिसमें नाम आता है पवित्र उपवन, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि पर्यावरणीय समझौतों के संदर्भ में कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुआ, जिससे अक्सर पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो कौन सा था मेरे भाई, रियो सम्मेलन था। रियो सम्मेलन 1992 का, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, जिसके अंदर से CBD के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास में से सवाल दे रखा है IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में किस प्रजाति को वर्गीकृत करने का प्रमुख मापदंड क्या है। तो साथियों वो मापदंड के बारे में बात करें तो प्रजातियों की कुल संख्या 2500 से कम हो और 5 वर्षों में 20% की कमी होने की संभावना हो। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं और उनके प्रारंभ वर्ष को सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा आता है यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों पहला नाम अपन बात करते हैं गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना मेरे भाई 1987 की है। ठीक है साहब। दूसरा बात करें हाथी परियोजना। हाथी परियोजना के बारे में बात करें या फिर एलिफेंट परियोजना में बात करें तो साथियों कौन सी आती है, ये आती है 1992 की आती है मेरे भाई। कब की आती है, 1992 की आती है। अभी फिलहाल 32 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दूसरा बात करें बाघ परियोजना। बाघ परियोजनाओं के बारे में बात करें तो 1973 में आपको देखने को मिलेगी। एक आती है साथियों लाल पांडा परियोजना, 1996 की जाती है। एक और लिख लो फिर इसी के साथ में, नाम आता है साथियों कस्तूरी मृग परियोजना। कौन सी आती है मेरे भाई, कस्तूरी मृग परियोजना आती है। और इस कस्तूरी मृग परियोजना के बारे में बात करें तो 1970 की है। ये थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा रहेगा, पहला दूसरा तीसरा सारे इसमें से मिला दो तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारणों और उनके संबंधित प्रमुख तत्वों को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको प्रदूषक दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके उनके मुख्य प्रदूषक दे रखे हैं। पहला बात करें द्वितीयक वायु प्रदूषक के में कौन सा आता है, O3 आ गया, H2SO4 आ गया। अम्ल वर्षा के कारणों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर से SO2 NO2 आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है साथियों प्राथमिक वायु प्रदूषक के बारे में बात करें तो प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंदर से कौन से शामिल होती हैं, CO, CO2, SO2 आते हैं। तो ये आ गया भाई। फिर आता है साथियों हरित गृह में तो CO2 और CFC आता है, तो यहाँ पर से ये मिला दो। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए वाला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल आ जाता है कथन और कारण वाला। बात करें इसके बारे में तो औद्योगिक अपशिष्ट, उर्वरक, घरेलू सीवरेज और शहरी कचरा जल निकायों में यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। ठीक है। दूसरा बात करें यूट्रोफिकेशन से जल में पोषक तत्वों जिसमें से फास्फेट, नाइट्रोजन की बहुतायत होती है, जिसमें से शैवाल और जलीय वनस्पति की
अत्यधिक वृद्धि होती है और अंततः O2 की कमी से जलीय जीव मर जाते हैं। बात भी सही है साथियों। तो यहाँ पर से साथियों कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन नंबर ए लगा दो भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में दे रखा है 60 का सवाल। बात करें तो पारिस्थितिकी पिरामिडों में ऊर्जा का पिरामिड बोले तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, चाहे वह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का हो, ये याद रख लेना साथियों। दूसरा बात करें, ऊर्जा का पिरामिड लीडामेन के 10% ऊर्जा नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार बात करें तो प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है और अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। यह बात सही है साथियों और कथन और कारण की सही व्याख्या कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो भाई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 61 का सवाल। 61 का सवाल क्या कहता है मेरे भाई, इसी के बारे में हम बात करते हुए दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो कौन सा था साथियों, इसी के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना किस वर्ष और किस शहर में होती है। तो साथियों इसकी जो स्थापना होती है वो याद रखना नैरोबी केन्या में होती है और कब होती है, 1972 में होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है 63 का। 63 के सवाल के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र आर्द्र भूमि है जिसे मोर्टिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है तथा यह किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये आ जाती है लोककटक झील, मणिपुर में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर से साथियों बात करें, देखो साथियों वैसे देखा जाए तो देखो कौन सा आ रहा है, मैन रूप से बात करें तो कौन सी भारत की एकमात्र आर्द्र भूमि है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एकमात्र पूछ रहा है। अगर देखा जाए तो साथियों आपको आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है, भारत के अंदर से आपको 2 देखने को मिलेगी, ठीक है, 2 देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी आ जाती है साथियों, एक तो आती है साथियों कौन सी, केवलादेव, कौन सी आती है, केवलादेव आती है साथियों राजस्थान के अंदर से, और दूसरी आती है लोककटक, ये आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आपके पास में दे रखा है 64 का सवाल दे रखा है, देखो किस प्रजाति के स्थानबद्ध होने का क्या तात्पर्य है। तो साथियों क्या जाता है, यहाँ पर से प्रजाति केवल एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, उसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट बोले तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए कौन सा मापदंड महत्वपूर्ण है जिसके कारण इन क्षेत्रों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो वो सही रहेगा साथियों, इन क्षेत्रों में कम से कम 1500 से अधिक स्थानबद्ध सहवनी पौधे हों और 70% तक प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका हो, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास में सवाल दे रखा है कौन सा, 66 का सवाल। यहाँ पर से क्या कि विश्व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सम्मेलनों के संदर्भ में नाम आ जाता है, देखो कानकुन सम्मेलन COP16 2010 का मुख्य परिणाम क्या था। इसका जो परिणाम था मेरे भाई, इसके बारे में बात करें तो आ जाता है, विकासशील देशों को पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु ग्रीन क्लाइमेट फंड बोले तो GCF के गठन का प्रस्ताव करना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, देखो मिलाने वाले सवाल दे रखे हैं, एक तरफ आपको श्रेणियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको संकट स्तर दे रखे हैं। सेम ऐसे ही सवाल आएंगे साथियों। ये जो क्लास है आपके कंप्लीट वीडियो वाले सिलेबस के लिए अकॉर्डिंग बनाई गई है साथियों। अगर आप 100 क्वेश्चन देख लेते हो तो 100 के 100 जो क्वेश्चन हैं वो आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन करा देंगे साथियों। बात करें देखो साथियों, सबसे पहला नाम आता है अति संकटापन के बारे में बात करते हैं। तो अति संकटापन के अंदर से साथियों क्या है, सदस्यों की संख्या 80 से 90% की कमी, या फिर अगले 3 वर्षों में 25% की कमी आपके पास में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सेकंड वाला मिला दो। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है ईएन बोले तो संकटग्रस्तों के बारे में बात करें तो पिछले 10 वर्षों में 50% की कमी आ जाती है, और अगले 5 वर्षों में साथियों कौन सी आती है, 20% तक की कमी आने की संभावना आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से ये तीसरे वाला मिला दो। फिर आता है साथियों सुविध, इसमें से क्या आता है, विलुप्त होने की उच्च संभावना आपको देखने को मिलेगी, तो ये इसमें मिला था। लगभग संकटग्रस्त, तो यहाँ पर से क्या आएगा, यदि संरक्षण नहीं किया गया हो तो भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं, तो यहाँ पर से ये इसमें जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों, वो ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियमों और उनके स्थापना वर्षों को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको अधिनियम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष दे रखे हैं। पहला बात करते हैं, देखो साथियों पहला कौन सा दे रखा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दे रखा है, 1972 की बात हो रही है, ठीक है साहब। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, ठीक है साहब। जल और प्रदूषण अधिनियम है, ये 1974 का है, ये भी ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का बता देना है आपको। तो आपका ऑप्शन रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो मिला दो साथियों इसमें से ए।
नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण वाला जाता है। कथन और कारण वाले के बारे में अपन बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई और जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान इस योजना के तहत शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है साहब, सही बात है। दूसरा बात करें, बाघों की घटती संख्या को देखते हुए उनके प्राकृतिक आवासों को सुनिश्चित करने और उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ये बात भी सही है, दोनों सही है साथियों। और कथन है वो कारण की सही व्याख्या कर रहा है, सॉरी कारण है वो कथन की सही व्याख्या यहाँ पर से कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 70 का सवाल। पहला बात करते हैं, आर्द्र भूमियाँ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन इन्हें किडनीज ऑफ द लैंडस्केप नहीं कहा जाता। बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करें, रामसर समझौते 1971 का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और भारत 1982 में समझौते में शामिल हुआ। ये बात सही है साथियों। ठीक है, इसके अंदर से साथियों क्या है, जो कथन है वो गलत आ जाता है और कारण है वो एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। क्यों बात करें तो देखो साथियों, यहाँ पर से जो आर्द्र भूमियों को जल शोधन और प्रदूषण हटाने की क्षमता के कारण उनको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर से क्या करा कि नहीं कहा जाता, तो यहाँ पर से बात गलत हो जाती है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस प्रकार के प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो साथियों इनको प्राथमिक प्रदूषक के अंदर से शामिल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दे रखा है 72 का सवाल, भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को 1986 में यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल किया गया था और यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी था। तो वो कौन सा आता है साथियों, वो याद रखना नीलगिरी आता है। ठीक है, कौन सा आता है, नीलगिरी। नीलगिरी को साथियों कब शामिल किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के अंदर से, मतलब बात करें देखो साथियों यहाँ पर से कब आता है, 1986 के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा देखो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के विषय थीम क्या थी, जैसा कि महत्वपूर्ण दिवसों की सूची में बताया गया है। इसको थोड़ा सा हटा देना मेरे भाई, 2024 की नहीं पूछेगा, 2025 की पूछेगा, करंट का है, तो थोड़ा सा याद रखना साथियों। इसमें से एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा याद रखना साथियों। 2025 की याद रख लेना मेरे भाई, और 2025 की क्या थी यहाँ पर से याद रखना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें, जलीय प्रदूषण के कारण होने वाले दो मुख्य रोग जिसके फैलने का कारण दूषित नगर पालिकाएं और अपशिष्टों या फिर जल की कमी से संबंधित है, क्या है। तो साथियों आपको दो रोग देखने को मिलेंगे, डायरिया और हैजा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें, देखो साथियों सवाल दे रखा है, यदि कोई प्रजाति IUCN का सुभेद बोले तो VU श्रेणी में है, तो इसका क्या का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य साथियों ये आ जाता है यहाँ पर से, जिनकी संख्या में पिछले 10 वर्षों में 50% की कमी हो गई हो, या फिर प्रजाति की कुल संख्या है वो 1,000 या फिर 10,000 से कम हो, 10 वर्षों में साथियों 10% की संभावना हो। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा सही रहेगा, तो याद रखना साथियों ये रहेगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसकी स्थापना रियो सम्मेलन 1992 में हुई। तो साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य बात करें तो साथियों कौन चाहता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन पर युद्ध को एक फ्रेमवर्क का प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, सवाल क्या दे रखा है, एक तरफ आपको निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान और उनके महत्वपूर्ण जंतुओं को सम्मिलित करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ उनके महत्वपूर्ण जंतु दे रखे हैं। पहला बात करते हैं काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है लाडले, असम में है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से एक सींग वाला गेंडा फेमस है, तो एक सींग वाला गेंडा ऑप्शन नंबर तीसरा आ गया। सुंदरवन बात करें तो मेरे भाई पश्चिम बंगाल में है लाडले, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। इसमें से रॉयल टाइगर के लिए फेमस माना जाता है। ये लो भाई, इसमें से ये आ गया। दाचीग्राम बातियों कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें से बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, हुगल, तो ये आ गया इसमें से। फिर आता है साथियों पेरियार। ये पेरियार में आप कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में आपको देखने, तमिलनाडु में नहीं है, देखो इसके बारे में बात करें तो साथियों जो पेरियार है केरल में आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें मिला दो। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। एक मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी है,
जो तमिलनाडु में मेरे भाई जो हाथी और जंगली भैंसे के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या रखा है कि निम्नलिखित पर्यावरण संगठनों और उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं WWF। WWF की जो स्थापना होती है 1961 में होती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं CITES। CITES की जो स्थापना होती है वो 1975 में होती है, ये लो भाई। फिर आप बात करें ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1971 में, ये भी याद रखना। फिर आता है साथियों IPCC, इसकी जो स्थापना होती है वो 1988 में होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा साथियों, इसमें से मिलाने वाले ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं 79 का। सवाल है भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु 17 मेगा विविधता केंद्रों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, मेगा विविधता केंद्र वे देश होते हैं जो उच्च कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं और संसार की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती हैं। बात भी सही है, तो दोनों के दोनों कथन है सही है साथियों, तो यहाँ पर से ए लगा दो सही। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 80 का। सवाल है कि वायुमंडल में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सांद्रता में वृद्धि होने से ओजोन परत के अणुओं का विनाश होता है, जिससे पराबैंगनी UV विकिरण पृथ्वी तक पहुंच जाती है। बात सही है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो नेक्स्ट कारण दे रखा है, पराबैंगनी विकिरणों के पृथ्वी तक पहुंचने से जीव जंतुओं के जैविक और शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर और DNA को नुकसान। ये बात भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो साथियों कौन सा रहेगा, B सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला का सही क्रम आपसे पूछा गया है। ऐसे सरल सरल सवाल भी आते हैं और आते आते आप इसको गलत कर आ जाते हो। सबसे पहला जो नाम आता है साथियों किसका आता है, वो आता है उत्पादक का। उत्पादक के साथ में बात करें तो शाकाहारी का आता है, फिर मांसाहारी का, फिर अपघटक का। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दे रखा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और यह किस राष्ट्रीय उद्यान को कवर करने वाला पहला पार्क था। तो साथियों कौन सा जाता है, इसके बारे में अपन बात करें तो नाम आ जाता है उसका जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान आता है 1973 का, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल क्या दे रखा है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण उपचार के संदर्भ में मफलिंग और ध्वनि डिजाइन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह जाता है कि मशीनों और कारखानों की ध्वनि को कम करने के लिए होता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा। ठीक है, और इसके लिए अपन बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर से कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनको वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात करते हैं साथियों, अपने पास में सवाल दे रखा है 84 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। द्वितीयक के बारे में बात हो रही है मेरे भाई, तो द्वितीयक का कौन सा नहीं आता साथियों, याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड का। SO2 है मेरे भाई, ये किसका है, ये प्राथमिक आ जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका D सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 85 का। सवाल क्या दे रखा है 85 का, इसके बारे में बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां IUCN की लगभग संकटग्रस्त की श्रेणी में आती हैं। तो वो कौन सी आती है मेरे भाई, वो याद रखना, वो प्रजातियां कौन सी होती हैं, वो वे प्रजातियां होती हैं जिनका संरक्षण न किए जाने पर निकट भविष्य में सुभेद्य या फिर संकटपन उत्पन्न होने का खतरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या था। इसके किस समझौते के बाद पेरिस समझौता बदला गया। तो कौन सा था मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो जो पेरिस समझौता है वो आ जाता है साथियों जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के अंदर से बात होती है। 1990 के स्तर में 5.2% कम करना जाता है साथियों, जिसमें पेरिस समझौता आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर B सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों और उनके राज्यों को सुमिलित करना है। एक तरफ आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनको राज्य दे रखे हैं। पहला बात करते हैं दिहिंग दिबांग के बारे में बात करें तो साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें नाम आता है नोक रेक साथियों आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, ये लो भाई। फिर बात करें तो साथियों नाम आता है अगस्त्यमाला, ये साथियों कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ये केरल तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाता है। एक आता है साथियों कच्छ रण, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। आपका जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा वो A रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 88 का सवाल है, निम्नलिखित जैव विविधता संरक्षण विधियों और उनके उदाहरणों को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको संरक्षण विधि दे रखी है, दूसरी तरफ आपको उनको उदाहरण दे रखे हैं। पहला बात करें स्व स्थानीय संरक्षण,
स्वस्थानीय संरक्षण के बारे में अपन बात करते हैं, देखो साथियों कौन सा आता है, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों, देखो वह जाता है यहाँ पर से राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करें भाई स्थानीय संरक्षण के बारे में चर्चा हो रही है, तो साथियों यहाँ पर से कौन सी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर से आपको देखने को मिलेगी जीन बैंक देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिसमें अपन बोल सकते हैं जैसे वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, ये देखने को मिलेंगे, तो ये इसमें आ जाता है। फिर आता है साथियों संरक्षण भंडार। संरक्षण भंडार के अंदर से बात करें, देखो साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से आ जाता है, देखो वो आ जाता है यहाँ पर से सामुदायिक भंडार देखने को मिलेगा। एक पवित्र उपवन बात करें तो स्व स्थानीय संरक्षण का भाग आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा वो ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण वाला सवाल आपके पास में दे रखा है, पढ़ते हैं तो इसके बारे में। देखो कथन क्या दे रखा है, कथन ए के बारे में बात करें, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है जिससे फसलों की उत्पादकता कमी आती है और संगमरमर जैसी ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होता है। ठीक है, बात सही है। दूसरा बात करें कारण के बारे में बात करें, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस हैं, जो वायुमंडल में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाती हैं। बात ये भी सही है साथियों। तो यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों, इसके बारे में बात करें तो दोनों कथन व कारण सही हैं और कारण व कथन है की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास में से 90 का सवाल आ जाता है। तो बात करें इसके बारे में, आईची लक्ष्य जैव विविधता पर कन्वेंशन से संबंधित है और 2010 में जापान के आईची प्रांत में ने प्राप्त करने का संकल्प लिया था। ठीक साहब। दूसरा बात करते हैं, आईची लक्ष्यों के तहत विकासशील देशों को पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु ग्रीन क्लाइमेट फंड GFC का गठन का प्रस्ताव किया गया था। ये बात यहाँ पर से गलत आ जाती है। क्यों आती है साथियों, इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नाम आता है ग्रीन क्लाइमेट फंड का गठन है वो साथियों, नाम आता है कानकुन सम्मेलन 2010 में किया गया था। याद रखना कौन सा सम्मेलन था, कानकुन सम्मेलन 2010 में किया गया था। और यह जो लक्ष्य था साथियों जलवायु परिवर्तन UNFCCC से संबंधित था। ठीक है, तो ये याद रख लेना साथियों, इसलिए कथन गलत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कथन ए तो सही है और दूसरा गलत आता है, तो ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में सवाल दे रखा है। देखो सवाल है कि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के उपचार के लिए दिए गए 5R सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा R शामिल नहीं है। पहला बात करें, देखो साथियों R के अंदर से 5R के अंदर से बात हो रही है, तो 5R के अंदर से कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले बात करें तो रिड्यूस आ जाता है, उपयोग कम करना, रीयूज आ जाता है, रिसाइकिल आ जाता है, और साथियों आ जाता है रीपर्पज़ के लिए, मतलब पुनः उद्देश्य का जाता है। एक आता है साथियों रिफ्यूज आ जाता है। ये आपको अंदर से शामिल आ जाते हैं। लेकिन साथियों डिकम्पोज के अंदर से आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, वो नहीं है 5R के अंदर से। याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल याद। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा कि गिर शेर परियोजना जो एशियाई शेरों के संरक्षण से संबंधित है किस वर्ष शुरू की गई थी। 1972 में की गई थी स्टार्ट, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना में कोर क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है। कोर क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं के अंदर से बात करें तो वह सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां नहीं होती हैं, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां स्थानबद्ध प्रजातियों का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो उपयुक्त उदाहरणों के बारे में बात करें, देखो साथियों नाम पर बात करें तो नीलगिरी तहर जो केवल पश्चिमी घाट में एक सीमित क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास में 95 का सवाल दे रखा है कि दूषित पानी जल में पाए जाने वाले सीसा के कारण मनुष्य में कौन सा स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न होता है। तो साथियों जो तंत्रिका तंत्र रक्त संक्रमण है वो हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है पारिस्थितिकी पिरामिडों के संदर्भ में निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों और उनके मुख्य पिरामिडों के स्वरूप को सम्मिलित करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इससे सवाल कैसे भी बना सकता है। पहला बात करें घास का मैदान। घास के मैदान के बारे में बात करें तो साथियों घास का मैदान में संख्या और बायोमास दोनों पिरामिड क्या बनते हैं साथियों, याद रखना सीधा बनते हैं। कैसे बनते हैं, हमेशा याद रखना साथियों क्या बनेगा, सीधा बनता है, बस इतना ही याद रखना है। दूसरा बात करें तो तालाब होता है, तालाब के अंदर से साथियों जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, और ऊर्जा का जो पिरामिड होता है साथियों हमेशा सीधा बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बनेगा, याद रखना है। तो यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों, A रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि भारत के प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों और उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। सुंदरबन के बारे में बात हो रही है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है लाडले, इसकी जो स्थापना 1989 में होती है तो इसमें मिला दे। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, 1989 में इसकी स्थापना होती है तो इसमें कौन सा मिला होगा मेरे भाई, ये इसमें से मिला दो, चाहिए ये इसमें मिला दो। चलो ये इसमें मिला दिया, ये इसमें मिला दिया, ठीक है। फिर एक बच जाता है सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, 1994 में इसकी स्थापना होती है। पचमगढ़ी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में मेरे भाई 1999 में उसकी स्थापना होती है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण वाला सवाल दोबारा से आ जाता है मेरे भाई। पहला बात करें, जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसी भौगोलिक क्षेत्र है जिसे तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, इन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कम से कम 1500 से अधिक स्थानबद्ध सहवनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए और इनका 70% प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका होना चाहिए। बात भी सही है, ठीक है। तो साथियों कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में गंगा नदी की सफाई और संरक्षण हेतु एक एकीकृत योजना के रूप में की गई थी। ये बात सही है साथियों। दूसरा बात करें तो गंगा नदी में प्रदूषण का एक मुख्य कारण घरेलू और औद्योगिक कचरा है, जिसके कारण जल में घुली ऑक्सीजन DO2 का स्तर कम हो जाता, DO का जो स्तर है वो कम हो जाता है। तो साथियों बात सही है, कथन और कारण की सही व्याख्या कर रहा है। आज का लास्ट सवाल बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में असत्य है वो पूछा गया है। तो बात करें, देखो साथियों, ऐसा सवाल आ सकता है, याद रखना है। पहला बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुई थी, ठीक है। दूसरा बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO प्राथमिक प्रदूषक है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, वियना कन्वेंशन 1985 का उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा हेतु पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को कमी लाना है। तो साथियों ये बात यहाँ पर से असत्य आ जाती है। क्यों आती है साथियों, जो वियना कन्वेंशन होता है साथियों, जो कब होता है 1985 में होता है। इसमें से तो पहला विचार विमर्श किया गया था, जबकि पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को कम करने का जो लक्ष्य था तो साथियों वो कौन सा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 का, ठीक है। तो ये याद रखना साथियों। तो यहाँ पर से असत्य आ जाता है। और रामसर समझौता 1971 का है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है और भारत में 1982 में इसको शामिल किया गया था। ये बात भी यहाँ पर से सही आ जाती है साथियों। और इसी के साथ में आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वीडियो के लिए यहाँ पर से टॉप 100 MCQs हैं वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। और साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में मज़ा आया होगा और आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथियों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना साथियों, ठीक है। तो एक और बात साथियों, इसके बाद में अपन जो क्या करेंगे, वो जो टेक वाला पार्ट है ना, टॉप 75 MCQ वाला, वो करने की अपन कोशिश करेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको कल उसकी क्लास मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।